राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है चेक बाउंस से लेकर के। चेक बाउंस होने पे क्या क्या उपचार पीड़ित को होता है, उस संपूर्ण उपचार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस चेक बाउंस होने के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो प्राक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अध्याय 17 की धारा 138 से 148 तक में इसका उपचार बताया गया है। तो अध्याय 17 प्राक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 ठीक है के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। तो अध्याय 17 का मतलब अंतिम अध्याय है ये, धारा 138 से 148 तक। आइए इस विषय पे हम लोग संपूर्ण चर्चा करते हैं। चेक बाउंस होने पे समझते हैं पूरी कहानी क्या है, कैसे होता है, क्या उपचार होता है इस पे। चेक बाउंस का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई व्यक्ति जब किसी को कोई बकाया होता है, कोई ऋण या कोई दायित्व का भार होता है, तो वो पैसा देता है, उसका भाई कर्ज तो देना पड़ेगा ना, तो लोग चेक लिख देते हैं। ठीक है, चेक के माध्यम से अपने बैंक को आदेशित कर देते हैं कि इस व्यक्ति को इतना पैसा दे दिया जाए। अब जब आपने चेक लिख करके आदेशित कर दिया अपने बैंक को, यानी बैंकर को, तब वो व्यक्ति चेक ले जाके बैंक में लगाएगा। चेक लगाने के बाद अगर पैसा होगा तो मिलेगा, पता चला बैंक में पैसा ही नहीं है या पैसा है लेकिन उतना नहीं जितना चेक में लिखा गया, तो चेक क्या होगा? अनादृत हो जाता है। इसी को कहते हैं चेक बाउंस हो जाना। ठीक, तो इसी पे हम लोग विस्तार चर्चा करेंगे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कर लीजिए। पूरा विधिवत चर्चा हम लोग करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई सारे राज्यों में ठीक है नेगोशिएबल एक्ट को सिलेबस में रखा गया है, वहाँ एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा, ये बहुत ज़्यादा सामाजिक बुराई भी है, बहुत अक्सर चेक बाउंस होते रहते हैं। बहुत सारे मामले, बहुत सारे केस इसको लेके पेंडिंग है कोर्ट में, या बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं जहाँ पेंडिंग तो नहीं है कोर्ट में लेकिन आपसी विवाद है, लोग निपटारा चाह रहे हैं। तो कैसे इसमें निपटारा होगा, क्या उपचार होगा, कितना सजा है, पूरा आइए हैं इसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले समझिए, चेक लिखे जाने की तारीख से, नहीं जिस दिन से ये होता है कि चेक आप बैंक में लगा सकते हो, जो डेट डाली जाती है उस डेट से 3 माह के भीतर बैंक में चेक लगाना होता है। अगर 3 माह का समय पूरा हो गया तो अब वो चेक खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, उसे आप बैंक में नहीं लगा सकते हैं। पहले ये अवधि 6 महीने का था लेकिन अब घटा करके इसको 3 माह कर दिया गया है। ठीक, तो चेक कितने दिन के भीतर बैंक में लगाना होता है? 3 माह के भीतर लगाना होता है। अब जब चेक बैंक में लगाया गया और उसमें पर्याप्त पैसा ना होने के कारण या बैंक में पैसा ना होने के कारण, ठीक है, किसके? उसके जिसने चेक लिखा है उसके अकाउंट में पैसा ना होने के कारण चेक बैंक में लगाने से जैसे ही वो अनादृत हो जाता है, जिसको हम बाउंस कहते हैं, उस तारीख से, उसी तारीख से हमको उसकी हमें सूचना दी जाएगी ना कि चेक आपका बाउंस हो गया है। तो उस सूचना के मिलने की तारीख से 30 दिन के भीतर हमको लीगल नोटिस देना होता है उस व्यक्ति को, ठीक है, कि चेक आपने जो लिखा था वो बाउंस कर गया है और आप वो पैसा मुझे अन्यथा दे दीजिए। ठीक, अब उसको जब ये नोटिस मिलती है तो नोटिस मिलने की तारीख से उसकी ड्यूटी होती है कि वो 15 दिन के भीतर उसका पेमेंट कर दे। कितने दिन के भीतर? 15 दिन के भीतर, जिस दिन उसको नोटिस मिली है उस दिन से। अगर 15 दिन के भीतर वो नोटिस का पालन नहीं करता है, अर्थात उस पेमेंट को अन्यथा यानी अलग से मुझे नहीं देता है जितना चेक में लिखा था, तब मेरा ये राइट बन जाता है कि मैं अब उस पर कोर्ट केस कर सकूं, उस पर प्रोसीडिंग कर सकूं। ठीक है, दूसरी चीज़ समझिए, इसमें कोई एफआईआर नहीं दर्ज होगा, ध्यान दीजिएगा, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है। यहाँ हमें कोर्ट में कंप्लेंट करना होता है, एफआईआर लॉज नहीं होगा, सीधे सीधे मना किया गया है इस अध्याय में। ठीक है, तो आप अगर थाने पे जाते हो तो एफआईआर लॉज नहीं होगा। हाँ, एफआईआर के नाम पे आपसे थाने पे पैसा भले वसूली हो जाए, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप जैसे पुलिस स्टेशन जाते हो, वहाँ से पुलिस के माध्यम से आप डरवा के, धमकवा के उससे पैसा वसूल सकते हो बिना कोर्ट केस किए। ये हो सकता है, पुलिस उसको धमकाएगी, मारेगी, ठीक है, उसे अरेस्ट कर लेगी। हाँ, मारने का अधिकार पुलिस को नहीं है, फिर भी ठीक है, 3rd डिग्री का तो प्रयोग किया ही जाता है व्यवहार में। तो पुलिस जैसे डराएगी, धमकाएगी, उसको अरेस्ट कर लेगी, घर के लोगों को अरेस्ट कर लेगी, तो वो व्यक्ति भयभीत हो जाता है, फिर चेक का पेमेंट
कर देता है या कबूल लेता है कि हाँ मैंने पैसा दिया है, लेकिन थाने पे कोई FIR दर्ज नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, जब तक कोई और मामला उसमें ना हो। यानी केवल चेक बाउंस होने के आधार पे कोई FIR लॉज नहीं होगी, आपको सीधे कंप्लेंट करना होगा कहाँ पे, कोर्ट में जा करके, ठीक है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के यहाँ, या कोई महानगर क्षेत्र है तो वहाँ के महानगर मजिस्ट्रेट के यहाँ, ठीक है, या CGM कोर्ट में आपको कंप्लेंट लिखित रूप में दर्ज कराना होगा। या तो आप खुद कंप्लेंट लेकर के जाइए या अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज कराइए, ठीक। अब प्रश्न ये है, चेक बाउंस होने पर क्या उपचार है। तो चेक बाउंस होने पे 2 तरह के उपचार है, यानी या तो 2 साल तक का उसे कारावास दिया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है, दूसरा उस पे जो है जुर्माना इम्पोज किया जा सकता है, और चेक के 2 गुनी धनराशि तक उस पे अर्थदंड लगाया जा सकता है। अगर चेक 1 लाख का लिखा गया है तो 2 लाख रुपए तक का उस पे अर्थदंड लगाया जा सकता है, ठीक। तो इस तरह से उस पे, ठीक है, 2 वर्ष तक का कारावास या चेक के 2 गुने का अर्थदंड या जुर्माना, ठीक, या अर्थदंड एवं जुर्माना, ठीक है, या दोनों लगाया जा सकता है। अब ये तो आपने रेमेडी देख लिया, ये धारा 138 में बताया गया है। उसके बाद 139 में, यानी 138 में ये बताया गया कि 3 माह के भीतर चेक लगाना होगा, बाउंस होने की तारीख से 30 दिन के भीतर नोटिस भेजना होगा, नोटिस मिलने की तारीख से 15 दिन के भीतर उसको भुगतान करना होगा। अगर वो भुगतान नहीं करता है तो उसी दिन वाद हेतुक उत्पन्न हो जाता है, उसी दिन वाद लाने का अधिकार आपको मिल जाता है, और आप, ठीक है, उस पे कोर्ट केस कर सकते हैं, कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन दंड इसी धारा 138 में बताया गया है कि 2 वर्ष तक का कारावास या उस पे चेक के 2 गुने की धनराशि तक अर्थदंड या जुर्माना या धनराशि एवं अर्थदंड दोनों उस पे लगाया जा सकता है। 139 में लिखा हुआ है, धारक के पक्ष में ऋण या दायित्व के निर्वहन में चेक लिखे जाने की उपधारणा की जाती है। यानी जिसको चेक लिखा गया है ये माना जाता है, प्रथम दृष्टया कोर्ट ये मानती है कि आपने जो चेक उसको लिखा है किसी कर्ज के बकाये में लिखे हो, या कोई लायबिलिटी आप पे थी उसके निर्वहन में आपने लिखा है, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कोर्ट में कि नहीं साहब मेरा कोई पैसा बकाया नहीं था, ऐसे फर्जी लिख रहा था, भूल के मैं लिख दिया या कहीं पा गया, ये नहीं माना जाएगा। कोर्ट ये मानेगी कि आप उसके बकाये थे, कर्जदार थे, इसीलिए आपने उसे चेक लिखा था, ठीक। 139 140 में लिखा हुआ है कि जो चेक जिसने लिखा है वो ये नहीं कह सकता कि साहब मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है या अपर्याप्त रकम है, नहीं तो मैं चेक नहीं लिखता। ये माना ही नहीं जाएगा, ये आपको डिफेंस करने नहीं दिया जाएगा, ये बात आपकी सुनी ही नहीं जाएगी कोर्ट के द्वारा। अर्थात कोर्ट यही मानेगा कि आपको इस बात की जानकारी थी कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, चेक बाउंस होगा या नहीं होगा ये आपको पहले से पता था, ये कोर्ट मानेगा, ठीक। उसके बाद 141 में लिखा अगर कोई कंपनी ऑफेंस करती है चेक बाउंस का तो उस पर भी केस चलाया जा सकता है जो कंपनी के कार्यों को संचालित कर रही है, ठीक। तो ये कंपनी को भी यहाँ दोषी माना गया 141 में। 142 में आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है अपराध का संज्ञान कौन लेगा। मैंने पहले ही बताया है कि अपराध का संज्ञान महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ या CGM के यहाँ कंप्लेंट दर्ज कराया जा सकता है। सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट नहीं दर्ज कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 142 में मना किया गया है। और ये कंप्लेंट कितने दिन के भीतर आप दर्ज कराएंगे, जिस दिन वाद हेतु पैदा होता है, अर्थात जब आपको चेक बाउंस होने की सूचना मिली, आपने उस सूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस मिलने की तारीख से जब उसने 15 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया तो 15 दिन की अवधि बीतने के बाद आपको राइट हो जाता है कि आप कंप्लेंट कोर्ट में कर सकते हैं। और उस तारीख से 1 महीने के भीतर, आपको 1 महीने का समय होता है कि 1 महीने के भीतर आप कंप्लेंट कोर्ट में दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश 1 महीने का समय पूरा हो चुका है, आप कंप्लेंट नहीं दर्ज करा पाए हैं, तो बाद में किसी भी दशा में आप जा सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल में भी कोर्ट में जा सकते हैं कंप्लेंट लेकर के। लेकिन जब भी आप जाओगे तो आप इतना विलंब क्यों किए हो, आपको रीजनेबल कारण बताना होगा,
ठीक है, आपको उचित कारण बताना होगा। जैसे आप ये भी बता सकते हो कि साहब ये कह रहा था मैं अगले महीने दे दूंगा, अगले महीने इंतजार किया, फिर इसने अगले महीने का समय ले लिया, ऐसे ऐसे मतलब ये समय बढ़ाता गया, अंत में जब ये लगा नहीं देगा तो हम कोर्ट में आए हैं। ठीक, मतलब कोई भी रीजन आप ले सकते हो, उचित रीजन। तो इस तरह से आपने देखा कंप्लेंट। हाँ, अगर आप एफआईआर दर्ज करवाओगे तो पुलिस रिपोर्ट पे कोर्ट संज्ञान नहीं लेगी, इसीलिए एफआईआर दर्ज होने का कोई मतलब नहीं है। सीधे आप कोर्ट में जाके कंप्लेंट दर्ज कराइए, एफआईआर के चक्कर में मत पड़िए, अन्यथा आपका पैसा भी डूबेगा, इधर उधर घूसखोरी भी होगी, कोई फायदा वहाँ से मिलने वाला नहीं है। हाँ, पुलिस के माध्यम से आप केवल उसे परेशान करवा सकते हो, पुलिस के माध्यम से उसे परेशान करवा सकते हो, वहीं पे सुलह समझौता वो कर सकता है पैसा दे करके आपका, लेकिन एफआईआर इसमें दर्ज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब क्या होगा कि अब जब मामला कोर्ट में पहुंच गया, कंप्लेंट आपने दर्ज करवा दिया, ठीक है कि ध्यान रखिएगा, अगर जिसके पक्ष में चेक लिखा गया है वो या जिसने चेक लिखा वो, अगर दोनों की मृत्यु हो जाए तो उनके विधिक प्रतिनिधि या उनमें से किसी की मृत्यु हो जाए तो उनके विधिक प्रतिनिधि भी कोर्ट केस को आगे बढ़ा सकते हैं, अर्थात उनके विधिक प्रतिनिधियों को, उनके बच्चों को उसमें जोड़ा जा सकता है और केस को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, यानी केस चलाया जा सकता है। ठीक, उसके बाद जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट उसका चाहे तो समरी प्रोसीडिंग कर सकता है, समन ट्रायल की प्रक्रिया अपना सकता है, और अगर यानी संक्षिप्त में जल्दी जल्दी मामले का निस्तारण कर सकता है। ठीक, लेकिन जब संक्षिप्त ट्रायल करेगा, संक्षिप्त ट्रायल का उल्लेख सीआरपीसी की धारा, ठीक है, धारा 262 से 265 तक में किया गया है। 260 और 61 में तो बताया गया है कि कौन सा कोर्ट और किन मामलों का ट्रायल समरी ट्रायल के नाम पे किया जाता है। ठीक, यहाँ चेक बाउंस के मामले का भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। जब भी समरी ट्रायल किया जाएगा तो 1 साल से ज़्यादा सजा नहीं दिया जा सकता, ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ही ट्रायल शुरू होगा, हाँ, समरी ट्रायल में भी कोर्ट चाहे तो समरी ट्रायल ना करके बीच प्रोसीडिंग को रोक करके, यानी कार्रवाई के दौरान ही, समरी ट्रायल की प्रक्रिया के दौरान ही मामले को रोक करके चाहे तो अन्य प्रक्रिया भी अपना सकता है, और अन्य प्रक्रिया अपनाएगा तो जो धारा 138 में सजा लिखी हुई है वो सजा उसे दी जा सकती है, मूल सजा। ठीक, अगर समरी ट्रायल किया गया तो 1 साल से ज़्यादा कारावास या 5,000 रुपये से ज़्यादा जुर्माना नहीं हो सकता। फिर अगर समरी ट्रायल किया जा रहा हो या समन ट्रायल किया जा रहा हो या अन्य कोई ट्रायल किया जा रहा हो, ठीक, अगर समन ट्रायल, अब उस पे उसी समय अंतरिम कंपनसेशन भी लिया जा सकता है, अंतरिम प्रतिकर की मांग की जा सकती है। कितना? चेक का जो राशि, चेक में जितनी धनराशि लिखी गई थी उसका 20% मैक्सिमम। ठीक है, जैसे 1 लाख का चेक लिखा गया था तो 20,000 रुपया कार्रवाई शुरू होते ही देना पड़ जाएगा अभियुक्त को। ठीक है, किसको? कंप्लेनेंट को। कब? जैसे ही समरी ट्रायल में अभिभावक पर दोष सिद्धि नहीं करता है या समन ट्रायल शुरू होता है या अन्यथा आरोप विरचित किया जाता है। ठीक, जैसे समरी ट्रायल किया जाता है तो समन मामले में अभिभावक नहीं करता, ठीक है, या संक्षिप्त विचारण में दोषी नहीं ठहराया जाता, यानी या तो संक्षिप्त विचारण में दोषी नहीं ठहराया जा रहा है या समन ट्रायल में वो अभिभावक नहीं करता है, या उसको जो है अन्यथा कोई वारंट वगैरह का ट्रायल किया जा रहा है। ठीक है, यानी कोई अन्य प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो चार्ज फ्रेम कर दिया गया। चार्ज फ्रेम कर दिया गया तो चार्ज फ्रेम होने पे ही उसे 20% अंतरिम कंपनसेशन के रूप में लिया जा सकता है। तो ये 20% किसका होगा? जो चेक उसने लिखा था 1 लाख या 2 लाख का, उसी का 20% उसे जमा करना पड़ेगा मैक्सिमम। ठीक, हाँ, अगर वो कहीं दोष मुक्त हो गया तो जुर्माना सहित वो उस पर जुर्माना जो लगे, उस पर जो ब्याज लगेगा, ब्याज सहित फिर आपको 20% रकम वापस करना पड़ेगा कंप्लेनेंट को। ठीक है, क्योंकि वो दोष मुक्त हो गया, इसका मतलब कि जो आपने उस पर आरोप लगाया वो फर्जी था। आगे तो ये अंतरिम प्रतिकर की बात 143 ए में लिखा गया। ये पहले प्रतिकर अंतरिम नहीं दिलवाया जाता था, ये बाद में संशोधन करके लिखा गया है। हाँ, अंतरिम प्रतिकर की राशि 60 दिन के भीतर जमा करना होगा। कितने दिन के भीतर? 60 दिन के भीतर। आदेश दिए जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर वो 20% रकम चेक का जमा करना होगा। अगर 60 दिन के भीतर नहीं जमा कर पाता है तो 30 दिन वो समय और बढ़ाया जा सकता है, अर्थात टोटल 90 दिन के भीतर उसे जमा करना होगा। और समरी ट्रायल हो या चाहे अदर ट्रायल हो, मामले का निस्तारण यथाशीघ्र यथासंभव
6 माह के भीतर पूरा किया जाएगा। ठीक, लेकिन व्यवहार में हो नहीं पाता है, 6 महीने की जगह कहो 6 साल भी लग जाएं। ठीक, लेकिन कोशिश किया जाता है कि जल्दी जल्दी मामले का निस्तारण कर दिया जाए। तो ये बात बताई गई थी धारा 143 में। जब कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज कराया जाता है तो अभियुक्त को या गवाहों को समन भेजा जाएगा ना बुलाने के लिए, उस मामले में गवाही के लिए। तो समन कैसे भेजा जाएगा, या तो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, या जैसा कि सत्र न्यायालय ने उसमें व्यवस्था कर रखा हो कोरियर वगैरह के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। 145 में शपथ पत्र पे साक्ष्य। जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट यानी जिसके पक्ष में चेक लिखा गया था, जो पीड़ित है, वो शपथ पत्र पे अपनी साक्ष्य दे सकता है। ठीक, अर्थात शपथ पत्र देने का मतलब ये होता है कि जो अगली पार्टी है, एडवर्स पार्टी, वो आपका क्रॉस एग्जामिन नहीं करेगी, आपसे जिरह नहीं करेगी। लेकिन यदि अभियुक्त मांग करे कोर्ट से कि हमें कंप्लेनेंट को एग्जामिन करना है, भले उसने शपथ पे साक्ष्य दिया है, तब आपको बुलाया जा सकता है और आपको एग्जामिन किया जा सकता है अभियुक्त के द्वारा। तो ये 145। 146 में है कि बैंक की पर्ची प्रथम दृष्टया साक्ष्य होती है। देखिए, जब चेक हम बैंक में लगाते हैं और चेक बाउंस हो जाता है तो उसकी एक स्लिप हमें, उसकी एक रसीद हमें दी जाती है। वो रसीद, वो नोटिस हमारे लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है कि चेक बाउंस हुआ है, जब तक उसका खंडन न कर दिया जाए। और कोई साक्ष्य की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो चेक स्लिप अगर आपके पास है, जो चेक बाउंस होने की रसीद आपको मिली है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है आपके पक्ष में। और 147 बहुत महत्वपूर्ण धारा है कि ये मामला कोई बहुत गंभीर नहीं है। ठीक है, आपस में पक्षकार कभी भी किसी भी स्टेज पे कार्रवाई के समझौता कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पे कार्रवाई के समझौता कर सकते हैं। जैसे ही वो पैसा पूरा देने को तैयार हो जाए, तुरंत मामला वहां ख़त्म कर दिया जाएगा ले दे करके, या जैसा भी दोनों में आपसी सहमति बने, कभी भी मामले को ख़त्म किया जा सकता है, चाहे पूरा पैसा ले करके चाहे दे करके, लेकिन दोनों की सहमति जरूरी है। तो इसीलिए धारा 147 में कहा गया ये पूरा ऑफेंस कंपाउंडेबल ऑफेंस है, समनीय अपराध है। इसका मतलब होता है समझौता योग्य अपराध है। ठीक है, समनीय अपराध का उल्लेख जब आप CRPC पढ़ेंगे तो वहाँ की धारा 320 में इसका उल्लेख किया गया है कि समझौता योग्य कौन से अपराध होते हैं। ठीक, 148 पे लिखा हुआ है कि जब अभियुक्त दोषी हो गया, निचली अदालत ने यानी CJM के यहाँ या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के यहाँ या महानगर मजिस्ट्रेट के यहाँ वो दोषी हो गया, तो अपील में भी तो दौड़ सकता है सेशन कोर्ट में। अगर वो सेशन कोर्ट में अपील में जाता है तो अपीलीय कोर्ट भी उससे जो उस पर अर्थदंड लगाया गया है या जो उस पर जुर्माना लगाया गया है उसका 20% राशि वहीं पे जमा करने के लिए कह सकता है। कितना? 20% राशि जुर्माने का या प्रतिकर का जमा करने के लिए कह सकता है, तभी अपील की सुनवाई करेगा, अन्यथा नहीं। लेकिन अगर जमा करने का आदेश हो गया तो 60 दिन के भीतर उसे जमा करना पड़ेगा। अगर 60 दिन के भीतर नहीं जमा कर पाता है तो 30 दिन का समय उसे और दिया जा सकता है, यानी 90 दिन के भीतर उसे जमा करना होगा। हाँ, अपील का निस्तारण कितने दिन के भीतर होगा ऐसा कोई बाउंड्री, कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब कोई समय का उल्लेख नहीं है। अगर वो अपील में दोष मुक्त हो जाए अभियुक्त तो जो 20% रकम मैक्सिमम उसने जमा किया है फिर उसको ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा कंप्लेनेंट को, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस तरह से चेक बाउंस का पूरा मामला आपने देख लिया। अब मेरे समझ से किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत किसी पॉइंट पे होती है तो जो हमारा संपर्क सूत्र है, ठीक है, संपर्क सूत्र 9161113061, ठीक है, 9161113061 पे आप संपर्क करिए। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें लगातार संचालित की जा रही है। जिस बच्चे को एडमिशन लेना है UP-APO के लिए, PCSJ के लिए या अदर किसी एग्जाम के लिए, वो तुरंत संपर्क करे और अपना एडमिशन ले करके, ठीक है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।